जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सस्मोदय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं अध्याय पहला विषय गणित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला। तो चलो शुरू करते हैं हम। प्रश्न पहला, इसमें क्या दिया हुआ है इसे हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रश्न पहले के ये जो जितने भी प्रश्न एक के इसमें से अपने को दिया है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है। इसमें से अपने को जांचना है कि ये समुच्चय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बता रखा है कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय बनता कैसे है, किसको हम समुच्चय कहते हैं, ये सब मैंने अच्छे से डिटेल में पूरा बताया हुआ है। आप पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आज हम इसको पढ़ेंगे। पिछला वीडियो आप देखोगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप पहले उन्हें देखो फिर ये देखो। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि इनमें से कौन से समुच्चय है, यानी कि इनमें से कौन समुच्चय बन रहा है और कौन समुच्चय नहीं बन रहा है। तो हम इसको करके देखेंगे कि समुच्चय बन रहा है कि नहीं। जो बन रहा है तो वो समुच्चय है, और जो समुच्चय नहीं बन रहा है वो समुच्चय नहीं रहेगा। समुच्चय के कुछ नियम है, जैसे समुच्चय में कोई भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है, कोई भी शब्द अक्षर अवयवों को डबल से नहीं लिखना है। और दूसरा नियम ये कहता है कि समुच्चय में क्रम का कोई भी रोल नहीं है, यानी कि क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और अवयव लिखते टाइम पे बीच में अपने को अल्पविराम चिन्ह लगाना है और पूरे अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर बंद करना है, वही समुच्चय होता है। आइए हम इसको देखते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह, यानी कि अगर कहा जाए कि हमारे ये जो महीने होते हैं जनवरी से शुरू होते हैं, तो हमको वही महीनों के नाम लिखना है जो जे से शुरू होता है। तो जनवरी शुरू होता है, पहला कौन सा होता है? जनवरी। पहला कौन सा होता है? जनवरी से शुरू होता है, तो पहला जनवरी हो जाएगा। जनवरी के बाद कौन आता है? फरवरी। तो फरवरी में जे नहीं होता है, फरवरी में जे नहीं होता है। फिर कौन सा आता है जनवरी के बाद? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो दूसरा कौन सा हो जाता है? जून। तो दूसरा कौन सा हो जाता है? जून। मैं पेन बदल लेता हूं, ये चल नहीं रही है। पहला होता है जनवरी से, पहला जनवरी, जनवरी, ये भी जे से स्टार्ट होने वाला है। दूसरा फरवरी आता है, वो जे से नहीं है। फिर आता है जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। कौन सा आता है? जून। जून का महीना आता है, ये जो जून का महीना है ये भी जे से शुरू होता है। जून के बाद कौन सा आता है? जून के बाद जुलाई आता है। जून, जुलाई। कौन सा आता है? जुलाई आता है। तो जुलाई के बाद और आगे बढ़े, ये भी जे से आता है। जुलाई के बाद आगे बढ़े तो कौन सा आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से जनवरी आ गया। यानी कि अगर हम देखा जाए तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह अगर देखें तो ये 3 ही महीने हैं। जे अक्षर से शुरू होने वाले ये 3 ही महीने हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो यह एक समुच्चय बन रहा है कि नहीं, इन्हें अगर हम मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो ये एक समुच्चय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप कहो बच्चों, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, क्योंकि ये जो किसी भी बच्चे से आप पूछोगे कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने के कितने महीने, वर्ष के कितने महीने हैं, तो सभी बच्चे यही उत्तर देंगे, जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई। यानी कि किसी से भी पूछोगे जे अक्षर से शुरू होने वाले कितने महीने हैं, तो 3 महीने हैं। और इन 3 महीनों को छोड़ के कोई भी ऐसा महीना नहीं है जो जे अक्षर से शुरू होता है। तो सभी द्वारा बताया गया एक ही उत्तर रहा, जनवरी, जून, जुलाई। और ये एक समुच्चय और एक संग्रह बन रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है। यह समुच्चय है, समुच्चय है। यह समुच्चय है कि नहीं है? है।
यह समुच्चय है। बस इतना ही बताना है, अपने को चेक करना है कि यह समुच्चय बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक बताओ, तो हो सकता है आपकी नजरों में कोई और लेखक हो सकता है दूसरे बच्चों की नजरों में कोई और लेखक पसंद हो, तीसरे बच्चे को कोई और लेखक पसंद हो। तो सभी बच्चों से पूछने पर हर बच्चे का अलग अलग लेखक आ रहा है, यानी कि सभी बच्चे एक ही लेखकों का, यानी कि जो लेखक जिस लेखकों को एक बच्चा बता रहा है सभी बच्चे उसी लेखक को नहीं बता रहे हैं, यानी कि हर बच्चे के हिसाब से उत्तर अलग आ रहा है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर बता रहा है कि भाई आपके पसंदीदा अधिक प्रभावशाली आपके हिसाब से कौन से लेखक है, तो हो सकता है वो बच्चे कोई दूसरा नाम ले दे। और अगर दूसरे से बच्चे से हम पूछते हैं कि भाई आप बताओ कि अपने भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कौन सा है, तो हो सकता है वो बच्चा दूसरे लेखकों का नाम बता दे। तीसरे बच्चे से पूछते हैं तो वो बच्चा हो सकता है दूसरे लेखकों का नाम बता दे। मान लेते हैं एक बच्चे से पूछा तो उसने बताया एक्स वाई जेड, ये जो भी बताया है। दूसरे बच्चे से पूछा तो वो बता रहा है ए बी सी। अगर तीसरे बच्चे से पूछ रहे हैं तो पी क्यू आर, यानी कि सभी बच्चों से हम पूछ रहे हैं तो सभी बच्चे अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। सभी बच्चे कैसा उत्तर दे रहे हैं? अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। तो क्या ये एक सुपरिभाषित हुआ? क्या ये सबके द्वारा बताया गया एक ही उत्तर था? क्या एक ही उत्तर नहीं रहा, यानी कि हर बच्चे अलग अलग लेखकों के नाम बता रहे हैं, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं हुआ और ये फिक्स संग्रह भी नहीं हुआ। इसलिए हम इसे कह सकते हैं, ये समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। मैंने आपको इसको समझा के बताया है ना, ये समुच्चय नहीं है। अगला तीसरे नंबर पे है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर से वही बात, जो विश्व है उस विश्व में जितने भी खिलाड़ी है, हो सकता है हर एक बच्चे का प्रश्न सही आएगा क्या? इसमें नहीं आएगा। हर एक बच्चे का पसंदीदा क्रिकेटर अलग अलग है, तो इसमें सबका उत्तर फिर से अलग अलग जाएगा। हो सकता है किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, किसी को रोहित पसंद है। ये सब खिलाड़ी है क्रिकेटर के, और विश्व के दूसरे भी हो सकते हैं। ये मैंने अपने देश के बताया है, भारत देश के, हो सकता है दूसरे देशों के भी खिलाड़ी पसंद हो। तो क्या हर एक बच्चा एक ही उत्तर दे रहा है? क्या हो सकता है एक बच्चे से पूछने पर वो एक्स बताया, दूसरे से पूछने पर वाई बताया, तीसरे से पूछने पर जेड बताया, और आगे बताते जाएंगे तो सबके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। तो इसको भी हम सुपरिभाषित कह सकते हैं। क्या विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित है? क्या सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब है कि हर एक बच्चा एक ही उत्तर देना चाहिए और उस उत्तर को छोड़कर दूसरा उत्तर बनता ही नहीं है, उसी को हम सुपरिभाषित कहते हैं, उसी को हम सुपरिभाषित कहते हैं। और जो सुपरिभाषित हो जाता है उसे हम समुच्चय कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर विश्व के श्रेष्ठ बल्लेबाज अगर ढूंढ रहे हैं तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो इसे भी हम कहेंगे समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर का जो हमने देखा था उसमें समूह बन रहा था, इसको छोड़ के कोई दूसरा महीना जे से आ ही नहीं रहा था, इसलिए ये समुच्चय है। लेकिन इसमें तो हर एक बच्चे के उत्तर अलग अलग जा रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। मान लेते हैं आप 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, तो आपके 11वीं कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सबको गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? गिन सकते हैं। हर एक बच्चों से आप आपकी कक्षा के लड़कों को या लड़कियों की जो भी पूछते हैं तो सब बच्चा वही गिन के बता देंगे कि भाई इतने बच्चे हैं।
और दूसरे बच्चों से पूछोगे तो वो भी वही बताएगा कि भाई हमारी कक्षा में इतने बच्चे हैं। तो ये एक सुपरिभाषित हुआ कि नहीं हुआ? ये एक सुपरिभाषित हुआ, यानी कि कक्षा में कितने बच्चे हैं सब गिन के बता देंगे कि भाई हमारी कक्षा में इतने बच्चे हैं। हर एक बच्चे से पूछोगे क्या हर एक बच्चा अलग अलग बताएगा क्या? ऐसा तो नहीं है भाई, जो पूछा है वो अपनी कक्षा में बच्चे गिन सकते हैं और गिन के बता सकते हैं कि इतने बच्चे हैं, और सभी बच्चे एक ही जवाब देंगे। मान लिया आपकी कक्षा में 70 बच्चे हैं तो आप क्या कहोगे? हमारी कक्षा में 11वीं के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं या दोनों को मिला के पूछे तो 70 बच्चे हैं, हमारी 11वीं कक्षा में 70 बच्चे हैं। हर एक बच्चे से पूछेंगे तो वही बताएगा कि मान ले आपकी कक्षा में 70 बच्चे हैं तो सभी बच्चे क्या बताएंगे? हमारी कक्षा में 70 बच्चे हैं। क्या कोई बच्चा इसको छोड़ के दूसरा उत्तर देगा क्या? नहीं देगा। भाई अपनी कक्षा में कितने बच्चे हैं सबको पता है, तो सब सेम उत्तर देंगे। अगर सेम उत्तर दे रहे हैं तो ये तो सुपरिभाषित हो गया, और अगर ये सुपरिभाषित हो गया तो ये एक समुच्चय हो गया। ये क्या हो गया? समुच्चय हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक समुच्चय है। ये एक समुच्चय है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है 5वें नंबर पे 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। आप सभी बच्चों से अगर पूछा जाए कि 100 से कम यानी कि 1 से लेकर 100 से कम यानी कि 99 तक, 100 से कम यानी 99 तक अपने को ऐसी संख्या बताना है जो कैसी है? प्राकृत है। यानी कि अगर इसको हम गिनना चाहे तो 1 2 3 4 ऐसे डेस डेस करके कहां तक अपने को बताना है? 99 तक। तो क्या इनको कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा क्या? इसको कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा क्या? सभी बच्चे बता देंगे कि भाई 100 से कम बोला है तो हम 1 से शुरू कर सकते हैं, और प्राकृत संख्या बोला है तो 1 से शुरू करना है। 1 से शुरू करना है ना, प्राकृत कहाँ से शुरू होती है? 1 से। और कहाँ तक जाना है? 100 से कम। तो हमने 100 से कम यानी कि 99 तक जाना है, और इसमें कैसी संख्या बताना है? प्राकृत। तो 1 से गिनती लगा लो 99 तक। तो सभी बच्चों से अगर ये वाला प्रश्न करा जाएगा तो सभी का उत्तर यही आएगा, 1 से लेके 99 तक की गिनती। 1 से लेके 99 तक की गिनती। तो सभी बच्चों का एक ही उत्तर आ रहा है, इसलिए ये तो सुपरिभाषित हो गया। कोई भी बच्चे का उत्तर अलग नहीं जा रहा है, पर बच्चे से पूछने पर उत्तर यही दे रहे हैं कि सर 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं प्राकृत संख्या है और वो 100 से कम है। वही तो कहा है इसने कि इसका संग्रह जो बन रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह जो बनता है, क्या वो समुच्चय है? तो हाँ, 1 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाना है, लेकिन उससे कम रहना है यानी कि 99 तक जाना है। 1 से 99 तक गिनती लिख रहे हैं, उसमें एक समूह बन रहा है और वो एक प्राकृत भी है, और सभी बच्चों से पूछने पर यही उत्तर दे रहे हैं। कोई भी बच्चा इसको छोड़कर कोई दूसरी संख्या नहीं बता रहा है, और दूसरी संख्या हो भी नहीं सकती। इन समूह को छोड़ के कोई दूसरी प्राकृत संख्या आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये तो एक सुपरिभाषित हो गया, और अगर ये सुपरिभाषित है तो ये तो समुच्चय हो गया ना। ये क्या हो गया? समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है। ये समुच्चय है, यानी कि एक तो ये समुच्चय है, एक ये समुच्चय नहीं है, ये भी समुच्चय नहीं है, और ये भी समुच्चय है, और ये भी समुच्चय है। अब अगला देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में कहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। कोई लेखक है प्रेमचंद, उसके द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं तो क्या हम उनको गिन नहीं सकते क्या? गिन भी सकते हैं। और उसके द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वही बच्चा बताए जाओ उसका है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इसके लिखे हुए छोड़कर दूसरे का बताएगा। हमसे जो पूछा गया है उसी के उपन्यास बताना है। जैसे इधर पूछा था प्राकृत संख्या बताओ, तो ये प्राकृत संख्या ही बता रहे थे, इसको छोड़ के दूसरी तो नहीं बता रहे थे। ऐसे ही लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह अगर हम देखते हैं तो जितने भी उपन्यास वो लिखे हैं सभी बच्चे उनके ही उपन्यास को बताएंगे। उनके उपन्यास को छोड़ के कोई दूसरे उपन्यास तो नहीं बताएगा। इसलिए ये भी कैसा हो गया?
ये भी एक सुपरिभाषित हो गया, और अगर ये सुपरिभाषित हो गया तो ये भी क्या हो गया, ये भी समुच्चय हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी समुच्चय है। आपको समझ में आ रहा होगा कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय क्या नहीं होता है। यानी कि लेखक के द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं, उन उपन्यासों से अगर आपसे पूछा जाएगा तो सभी बच्चे उन उपन्यास को ही बताएगा, उसके उपन्यास को छोड़ के किसी दूसरे का उपन्यास नहीं बताएगा। ये बात अलग है कि उस बच्चे को अगर जानकारी में नहीं है तो उसकी परेशानी है, उसका उत्तर गलत है। लेकिन अगर समुच्चय के हिसाब से अपने को ये पूछा है कि भाई इसके जितने भी उपन्यास है उसका अगर हम समूह बनाते हैं, उपन्यासों का अगर हम समूह बनाते हैं तो उन उपन्यासों के जो समूह है सभी बच्चों से अगर पूछा जाएगा तो उन्हीं उपन्यासों को बताएगा वो। अगर हमने मान लेते हैं हमको याद नहीं है लेकिन हमने देख के लिख लिया है कि इसके कितने उपन्यास है और उन उपन्यासों को हमने एक समूह बनाया। मान लो हमको नहीं पता है, मान लेते हैं हम क्या है एक्स वाई जेड जो भी है इसके उपन्यास, उन उपन्यासों को हमने ऐसे लिख लिया है, हमने ऐसे लिख लिया है और हर एक बच्चे से पूछ रहे हैं तो वो यही उत्तर देगा कि इसको छोड़ के दूसरा देगा, इसी को बताएगा। भाई ये लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास है तो यही बच्चा बताएगा। तो ये तो सबके द्वारा बताया गया सुपरिभाषित हो गया, और अगर ये सुपरिभाषित हो गया है तो इसको तो हम समुच्चय कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, समुच्चय है। अब अगला दिया है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सभी सम संख्या लेना है और उसमें कैसी संख्या लेना है, पूर्णांक लेना है। और पूर्णांक में कौन कौन से संख्या आ जाते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं और शून्य भी आता है। लेकिन ध्यान रहे उनमें सिर्फ सम संख्या को ही लेना है। अगर हम ऐसा देखते हैं सम संख्या को ही लेना है तो इसमें तो माइनस अनंत से ले करके हम माइनस के कुछ भी लिख सकते हैं। सम वाली संख्या जीरो भी है और इधर से 2 है, 4 है, डैश डैश करके इधर से भी अनंत तक जा सकते हैं। तो यही सम संख्याएं आएगी कि और कोई दूसरी आएगी, यही सम संख्या आएगी, यही सम संख्या आएगी। लेकिन इसमें जीरो एक अलग हो जाता है तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं आप, इधर माइनस के और इधर प्लस के, ये दोनों पूर्णांक में है और कैसे हैं, सम है। इधर अगला माइनस का 4 भी हो सकता है, ये अगला हो जाएगा माइनस के सम संख्या इधर की और प्लस की सम संख्या इधर। अगर आप गिनना चाहो, आप बताना चाहो तो इन्हीं संख्याओं को बताओगे क्या, इनको छोड़ के कहीं और संख्याओं को बताएंगे क्या, नहीं, सभी बच्चे इन्हीं संख्याओं को बताएंगे। अगर माइनस में कहेंगे तो इधर वाली, प्लस में कहेंगे तो इधर वाली, और सम संख्या बता रहे हैं तो अगर ऐसी संख्या बता रहे हैं, क्योंकि इसमें अपने को दिया नहीं है ना कि कहाँ तक बताना है, पूरे बताना है, पूरे पूर्णांकों में सिर्फ सम संख्या ही बताना है। अगर ऐसा है तो हम बता सकते हैं, ऐसा है तो हम इसको बता सकते हैं और एक संग्रह, एक समूह बन सकता है जो सबके द्वारा बताया गया एक ही उत्तर है। इसलिए ये एक सुपरिभाषित है और अगर ये सुपरिभाषित है तो यह भी समुच्चय है। यह भी क्या है, समुच्चय है। मैं यहां लिख देता हूं समुच्चय है, यह भी समुच्चय है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अगर हम देखा जाए कि पाठ 1 जो है हमारा समुच्चय है और समुच्चय प्रश्नावली 1.1 में या पूरी प्रश्नावली में हम ये मानते हैं कि अध्याय 1 में जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को छोड़ के कोई दूसरा प्रश्न और है क्या, जितने भी प्रश्नावली है इस अध्याय में उन सभी प्रश्नों को अगर मिलाते हैं तो वो जितने भी प्रश्न है वही रहेंगे क्या, उनको छोड़ के कोई दूसरा प्रश्न उसमें है क्या, नहीं है। तो क्या हम इन सभी प्रश्नों को अगर देखा जाए, इन सभी प्रश्नों का एक समूह बनाते हैं तो अध्याय 1 के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो वही रहेंगे जो अपनी किताब में है। क्या इस किताब को छोड़ के दूसरे अगर प्रश्न है तो वो तो फिर दूसरे हो गए ना। ये कहा है कि इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं क्या उन प्रश्नों का एक समूह बनेगा, हाँ जी बनेगा। और हर एक बच्चे से हम पूछेंगे कि इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं तो वो बच्चा वही प्रश्न बताएगा
जो इस अध्याय में है। ऐसा तो नहीं है कि अध्याय 1 को छोड़ के अध्याय 2 के प्रश्न बताने लग जाए, तो गलत है ना। भाई बच्चे से पूछा है कि अध्याय 1 के जितने भी प्रश्न है उसको आप बताओ, तो हर एक बच्चा वही प्रश्न बताएगा जो अध्याय 1 में है। तो ये तो सबके द्वारा बताया गया एक ही उत्तर आ रहा है, यानी कि सबके द्वारा बताया गया सुपरिभाषित हो गया। अगर ये सुपरिभाषित हो गया है, अगर ये सुपरिभाषित हो गया तो क्या हो गया फिर ये तो समुच्चय हो गया। ये क्या हो गया? समुच्चय है। ये भी समुच्चय है, तो हम इसको भी समुच्चय मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। ये तो रिकॉर्डेड है तो आप हमसे लाइव बात नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट में तो बता सकते ना। ठीक है, आपकी मर्जी। अगला देखते हैं। इतने सब समझ में आए होंगे। अब ये आखिरी और लास्ट है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हो सकता है किसी बच्चे की नजरों में शेर खतरनाक हो सकता है किसी बच्चे के नजर में कुत्ता खतरनाक हो सकता है किसी बच्चे के नजर में हाथी खतरनाक हो। क्या सभी बच्चे एक ही जानवर को खतरनाक मान रहे हैं? नहीं, हर एक बच्चा अलग अलग जानवरों को खतरनाक मान रहा है। सबके द्वारा अलग अलग उत्तर आ रहा है। कोई भी बच्चा एक जैसा उत्तर नहीं दे रहे हैं। भाई अपना अपना पसंद, सबकी पसंद एक जैसा थोड़ी ना हो सकती है। हो सकता है यह वीडियो कुछ बच्चों को पसंद आए, कुछ बच्चों को पसंद नहीं भी आए। इसमें क्या है? ऐसा थोड़ी नहीं है कि सभी बच्चों को ये पसंद में आ जाएगा। हो सकता है, वो अपनी अपनी सोच पे है। भाई वो अगर आराम से नहीं देखा है, वीडियो को भगा के दिखा है, समझना ही नहीं चाह रहा है, तो हो सकता है ये वीडियो उसको ना समझ में आए। और दूसरी बात ये है कि भाई अपना दिखावा नहीं है इसमें कि डिजिटल बोर्ड है, एकदम वीआईपी वाला काम है, वो नहीं है। तो हो सकता है उसको देख के भी ये वीडियो देखना पसंद ना हो सकता है ना। लेकिन आपने को क्या, जो सीखने वाला बच्चा है कहाँ से बेस्ट मिल रहा है वहां से वो पढ़ लेगा, है ना। दिख तो ऐसे भी रहा है आपको, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अक्षर नहीं दिख रहे हैं। तो अपने अपनी पसंद है, ठीक है ना। किसी को पसंद हो, किसी को ना हो। अब उसको अपन ये तो नहीं कह सकते हैं कि तू भी पसंद कर, नहीं कह सकते ना। तो इसी प्रकार से विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का अगर समूह बनाना चाहे हम, तो सभी बच्चे अलग अलग बताएंगे। हर एक बच्चा एक जैसा समूह नहीं बताएगा। ऐसा तो नहीं है कि सभी बोलेंगे कि शेर खतरनाक होता है, कुत्ता खतरनाक होता है, हाथी खतरनाक होता है। हो सकता है इनको छोड़ के दूसरा और पसंद हो। तो सभी बच्चों का अलग अलग उत्तर आ रहा है ना। ये सुपरिभाषित नहीं हो रहा है, सुपरिभाषित नहीं हो रहा है, तो ये समुच्चय भी नहीं है। नहीं है, समुच्चय नहीं, ये समुच्चय नहीं है। उम्मीद है आपसे ये आपको समझ में आया होगा। ये था प्रश्न वाली 1.1 का प्रश्न 1। थोड़ा लंबा था। मैं जानबूझ के ऐसे छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबे बन जाते हैं तो फिर आप उन वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लंबे वीडियो पसंद है, ज़्यादा नहीं, लगभग 30 मिनट तक का या 40 मिनट 1 घंटे तक का वीडियो बनता है और वो आपको अगर पसंद है तो हम फिर बड़े वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आप बड़े वीडियो बनाने पर देखेंगे या नहीं। नहीं तो हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। अब छोटे वीडियो बनाने में ना कुछ चीज़ें ऐसा है कि भाई ज़्यादा वीडियो बनेंगे। छोटे वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा वीडियो बनेंगे, और अगर बड़े वीडियो बनाएंगे तो कम वीडियो बनेंगे। पढ़ना तो है अपने को, लंबे वीडियो में पढ़ो या छोटे वीडियो में पढ़ो, पढ़ना तो पूरा कोर्स है। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो शॉर्ट में समझा दिया जाए। 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट में क्या पढ़ा सकेंगे इतने में। भाई आपको आराम से पूरा अच्छे से पढ़ना है तो उसको डिटेल में पूरा पढ़ना है, ताकि आप जब 12वीं में जाओ तो भी ये चीजें आपको दिमाग में रह जाए, ऐसा पढ़ना है ना। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद आपके सामने ये लाते हैं ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो। तो आज के लिए हमने इस वीडियो में इतना देखा। आगे का वीडियो अगले क्लास में देख लेंगे, आगे जो भी है।
प्रश्न वाले 1.1 के जितने भी आगे के प्रश्न हैं उसे हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए।